आज हम एक आज़ाद देश में रह रहे हैं। आज़ादी का एहसास हमारे अंदर एक गौरव और खुशी की लहर भर देता है। हमें ये आज़ादी एक कठिन राह से गुजरकर और बहुत सी कुर्बानियां देकर हासिल हुई है। इस आज़ादी की कीमत हमने शहीदों के खून और देशवासियों के बलिदान से चुकाई है। यदि गुजरे इतिहास के पन्नों को खंगालें, तो उन बलिदानों पर से पर्दा उठता है और उन संघर्ष के दिनों की स्मृतियां ताज़ा हो उठती हैं। अंग्रेजों से पहले भारत पर मुगलों का शासन था, जिन्होंने राजनीतिक और आर्थिक लाभ के लिए इस हिंदुस्तान की धरती का उपयोग किया। सन 1600 में जब अंग्रेजों ने व्यापार के उद्देश्य से भारत में प्रवेश किया था, तो मुगल सम्राट को भी इसका अंदेशा नहीं था कि अंग्रेज व्यापार के बहाने उन्हें उनके राज्य से बेदखल कर देंगे। अंग्रेजों के द्वारा व्यापार की आड़ में देश पर अपना अधिकार जमाने की रणनीति धीरे धीरे कारगर हुई। जब चालाक मुगल शासक अंग्रेजों की कुटिल रणनीति को नहीं समझ पाए, तो भला भोले भाले लोग उस खतरे को कैसे भांप पाते कि यह व्यापार उनका सर्वस्व लूटने के लिए किया जा रहा है। अत्याचार और लूट खसोट का यह सिलसिला 2 सदियों तक चला और अंततः एक लंबी लड़ाई के बाद हमें ब्रिटिश हुकूमत से मुक्ति मिली और हमारा देश हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। इस जंगे आज़ादी की लड़ाई में इलाहाबाद के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, चाहे वो 1857 की क्रांति हो या फिर उसके बाद की स्वतंत्रता की लड़ाई। भारत की जंगे आज़ादी जो 1857 से शुरू हुई और 1947 तक चली, इस पूरे जो दशक थे, इसमें शुरुआत से लेकर अंत तक इलाहाबाद का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा। 1857 के विद्रोह में जब पूरा भारत, खास करके उत्तर भारत, अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह में खड़ा हुआ, तो इलाहाबाद के कई सारे लोगों ने, आम लोगों ने, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो नेतृत्व प्रदान किया, मौलवी लियाकत अली, उनका नाम प्रमुख है। इन लोगों ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया, कुर्बानी दी, और यही कारण था कि 1857 के विद्रोह के चलने के बाद इलाहाबाद में अंग्रेज़ों ने यहाँ पे बहुत क्रूरता से यहाँ के लोगों का दमन किया, क्योंकि वो मानते थे कि इलाहाबाद के लोगों ने, खास करके किसानों ने, कारीगरों ने, और उसके अलावा जो महिलाएं थी, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान इसमें दिया था, इसमें काफ़ी कुर्बानी दी थी। 1920 के बाद से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का गांधीवादी चरण शुरू हुआ और इस पूरे गांधीवादी चरण में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व इलाहाबाद ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जितनी भी अहम बैठकें थी जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, वो अधिकतर इलाहाबाद में हुए। फिर वो चाहे खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन की बात हो, या फिर 1923 में स्वराज पार्टी के गठन की बात हो, तो ये सारी जो महत्वपूर्ण घटनाएं इलाहाबाद में हो रही हैं। और गांधी जी कई बार इसलिए इलाहाबाद यहाँ पर आए। साथ ही साथ मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, और साथ ही साथ इनके परिवार के जो महिलाएं थीं, उन्होंने बढ़ चढ़ कर बहुत योगदान दिया। इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो पूरा रणनीति थी, वह इलाहाबाद से बनाई जाती थी। इलाहाबाद में इनफैक्ट यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की छाप आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये एक बौद्धिक केंद्र था, तो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारी पत्रिकाएँ इलाहाबाद से ही छपती थी, प्रकाशित होती थी। इनमें से कई पत्रिकाएँ महिलाओं के लिए थी, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तभी सफल हो सकता था कि जबकि उसकी चेतना भारत के प्रत्येक व्यक्ति में हो, खास करके वंचित लोगों में हो, महिलाओं में, कमज़ोर वर्ग में हो। तो एक अच्छा राष्ट्रीय आंदोलन वही होता है जो प्रत्येक जन को छूता है, यानी कि वह एक सच्चे मायने में जन आंदोलन होता है। और इस दिशा में इलाहाबाद के बुद्धिजीवियों ने, इलाहाबाद के युवाओं ने, इलाहाबाद की महिलाओं ने बहुत ही भरसक प्रयास किया था। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रत्येक पहलू अगर हम देखें, चाहे वो क्रांतिकारी आंदोलन रहा हो, चाहे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन रहा हो, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, चाहे महिलाओं का आंदोलन रहा हो, उनका केंद्र बिंदु इलाहाबाद था। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से इलाहाबाद केवल 3 नदियों का संगम नहीं था, इनफैक्ट पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न विचारधाराओं का भी संगम इलाहाबाद था। प्रयागराज की बड़ी भूमिका रही आज़ादी की लड़ाई में। 1857 में यहाँ पर अंग्रेज़ों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा
और यहाँ के जो रहमत वो जो हिंदू मुस्लिम सारे समुदायों ने मिल करके अंग्रेज़ों का प्रतिकार किया, और मेवातियों ने उस समय अंग्रेज़ों के ख़जाने भी यहाँ लूट लिए थे, और फिर वो सारे ख़जाने लेकर के उसके जो पैसे लेकर के वो भागे यहाँ से। तो उनको उन पैसों को की रसीद संग्राम सिंह जी ने दी थी, जो शाहपुर के थे, और उन्होंने खुद उनको कहा कि ये सब हमारे लोग हैं, और अंग्रेज़ों ने फिर उन पर अटैक आक्रमण किया, और उनकी बड़ी दुर्धर्ष लड़ाई हुई अंग्रेज़ों से, और फिर उनका सर अंग्रेज़ों ने कलम कर दिया था। तो ऐसे ही यहाँ पर एक तरह से जो 1857 का रिवोल्ट, वैसे बिहार से शुरू, बिहार में काफ़ी उसका इंटेंस असर था। कुंवर सिंह थे यहाँ पर, झांसी की रानी थी झांसी में, नाना साहब कानपुर में थे, और यहाँ पर एक बड़ी संख्या में हिंदू मुस्लिम शरीक थे, और उन्होंने प्रतिकार किया। आज़ादी 1857 के बाद जो गांधीयन आंदोलन चलता है उसका तो केंद्र ही इलाहाबाद था, यानी इलाहाबाद में सारे गांधी जी, नेहरू जी तो थे ही, गांधी जी आते रहते थे, राजश्री प्रताप दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, ये सारे बड़े लोग यहाँ पर संघर्ष में, जो आज़ादी के बड़े नेता थे, वो सब इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे थे। और वो गांधीयन जितने भी गांधी के, चाहे सत्याग्रह आंदोलन हो, चाहे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, चाहे जो भी हो, सब में इलाहाबाद की बड़ी शिरकत थी। इलाहाबाद एक तरह से थिंक टैंक था भारतीय आज़ादी के आंदोलन का। जंग आज़ादी की लड़ाई के शहीदों को तो हम याद करते ही हैं, लेकिन कहते हैं कि जिस स्थान में रहकर इन शूरवीरों ने यह लड़ाई लड़ी थी, वो स्थान भी इनकी गौरव गाथा को सुनाने के लिए आज भी मौजूद है, और आज भी उसी शान से सिर उठाकर खड़े हैं। आज हम इसी तरह के एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थान की बात कर रहे हैं, जो इलाहाबाद में स्थित है, और जिसका इतिहास भी मुगलों के समय से ही शुरू होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जंग आज़ादी के मूक गवाह खुसरो बाग की। 1857 से चले तो खुसरो बाग, जो मौलवी लियाकत अली के आंदोलन का केंद्र था, जहां आज़ादी का पहला बिगुल इस इलाहाबाद में फूंका गया, और लगभग 10 दिनों तक वह इलाहाबाद गुलामी से मुक्त रहा। इसकी नींव यहां से शुरू होती है। इसके अलावा नीम का पेड़, जो चौक में शहादत की आज भी निशानी है, वहां 600 से अधिक लोगों को फांसी दी गई थी। ननका जी, जो केवल एक सफाई कर्मी थे, और कोतवाली के ऊपर उन्होंने सफाई करते हुए चढ़ करके तिरंगा फहराने की कोशिश की थी, और वहीं पर उनको शहीद कर दिया गया था। ये सब शहादत स्थल हैं। इसके अलावा मलाका जेल, जहां ठाकुर रोशन सिंह की फांसी हुई थी। खुसरो बाग, जो आज भी उसी शान के साथ इस शहर प्रयागराज में मौजूद है जैसा मुगलों या अंग्रेजों के समय था। दीवारों से अच्छी तरह से घिरा खुसरो बाग इलाहाबाद जंक्शन के करीब ही है। यहाँ मुगल बादशाह जहांगीर के परिवार के 3 लोगों का मकबरा है। ये हैं जहांगीर के सबसे बड़े बेटे खुसरो मिर्जा, जहांगीर की पहली पत्नी शाह बेगम, और जहांगीर की बेटी राजकुमारी सुल्ताना निथार बेगम। इन्हें 17वीं शताब्दी में यहाँ दफनाया गया था। इस बाग में स्थित कब्रों पर की गई नक्काशी देखते ही बनती है, जो मुगल कला स्थापत्य कला का एक जीवंत उदाहरण है। रेतीले पत्थर से बने 3 मकबरे इस बाग में देखने को मिलते हैं, जो मुगलों की सुंदर वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस बाग में जितने भी प्रवेश द्वार और शाह बेगम की त्रिस्तरीय कब्रें बनाई गई हैं, उसका पूरा श्रेय जहांगीर के मुख्य वास्तुकार अका रजा को ही जाता है। अका रजा खुसरो बाग बनने से पहले भी इलाहाबाद आ चुके थे। खुसरो बाग से लगा हुआ जीटी रोड है आज के समय में भी, और जीटी रोड से लगा हुआ एक मोहल्ला है जो इलाहाबाद के काफ़ी प्रोमिनेंट मोहल्लों में से उसका नाम आता है। उसका नाम है खुल्दाबाद।
ये आज हम इसको एक मोहल्ला कहते हैं, एक लोकेलिटी कहते हैं। खुलदाबाद एक सराय थी जहांगीर के समय में, और ये पूरा इलाका लगभग 17 एकड़ में फैला हुआ है, जो ओरिजिनल खुलदाबाद है। और ये 2 शब्दों से बना है सराय का नाम, खुल्द आबाद। खुल्द मतलब होता है पैराडाइज, स्वर्ग। आबाद मतलब जो फैला हुआ। तो वो एक सराय बनाया गया था जिसके किनारे किनारे अभी भी छोटे छोटे कमरे मौजूद हैं। उसके 4 फाटक थे। इसके अंदर 3 मॉन्यूमेंट्स बने हैं। एक जहांगीर साहब की पत्नी का है, उनका नाम है मानवती बाई, वो राजपूत प्रिंसेस थी। जहांगीर साहब ने उनसे शादी की थी, और अकबर मानवती बाई को बहुत मानते थे, बहुत ज़्यादा मानते थे। उनको अकबर ने ही शाह बेगम की उपाधि दी, और सुना है उनकी शादी में भी आए और लाखों करोड़ों रुपए उन पे खर्चा किए, हीरे जवाहरात उनको दिए। तो एक मकबरा तो मानवती बाई जी का बना है जो सबसे पहले है। दूसरा उनकी सिस्टर थी खुसरू की, वो अपने लिए बनवा रही थी। कुछ जगह पे उनका नाम आता है निठारी बेगम, कुछ जगह पे नाम आता है निसार बेगम, और तीसरा खुसरू साहब की है। ये खूबसूरती में जो बीच वाला बना है निठारी बेगम के नाम से, वो सबसे सुंदर है। शाह बेगम, जो पहले मानबाई हुआ करती थी, वो आमेर के राजा भगवंत दास की लड़की थी। उसके पति और उसके बेटे खुसरो के बीच हमेशा होने वाली नोकझोंक से दुखी होकर शाह बेगम ने सन 1603 में अफीम खाकर आत्महत्या कर ली थी। उसके मकबरे को आका रजा ने सन 1606 में बनवाया था। उसका मकबरा बहुत सुंदर और चौड़ा होने के साथ साथ 3 स्तरों में भी बनवाया गया था। कुछ लोगों ने तो उसके मकबरे की तुलना फतेहपुर सीकरी से की थी। उसकी कब्र पर एक बहुत बड़ी छतरी बनवाई गई थी। बेगम की कब्र के पास में ही खुसरो की बहन निथार की कब्र है। वास्तुकला की नजर से देखा जाए तो उसकी कब्र सबसे बड़ी और विस्तृत है, और वो बहुत ऊंचाई पर भी बनवाई गई थी। खुसरो बाग में सबसे आखिरी में खुसरो की कब्र आती है। पूरे परिसर की एक बहुत अच्छी और है, वो है इसका जो दक्षिणी छोर पे फाटक है जीटी रोड पे, वो बहुत ही खूबसूरत बना है। वो लगभग 60 फीट ऊंचा है, और उसकी खूबसूरती की जाती है 2 और फाटक जो इंडिया में हैं। एक तो फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा है, और एक मांडू के किले का फाटक जो है, उसकी खूबसूरती से उसको मिलाया जाता है। उस फाटक की एक ख़ास बात और है जो बहुत कम लोग देख पाते हैं। इलाहाबाद में एक किला है जो इस वक्त सेना के पास है। उस किले के 2 मुख्य द्वार हैं। दोनों ही द्वार मुख्य सड़क से दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन जो पहला द्वार दिखता है जहाँ तक आदमी जा पाता है, वो बाद में ब्रिटिश काल में बना था। लेकिन जब आप उसके अंदर जाते हैं तो वो जो मेन फाटक है किले की प्राचीर का, वो हूबहू वैसे ही बना है जैसे खुसरू बाग का मेन गेट बना है, जबकि दोनों के आर्किटेक्ट फ़र्क थे। वो अकबर का किला था, ये जहांगीर बनवा रहा था। 10 मई 1857 से ही अंग्रेजों के खिलाफ देश में क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये शुरुआत मेरठ शहर से हुई थी, जो देश के अलग अलग शहरों में अंग्रेज हुकूमत को खदेड़ने के अदम्य साहस की ऐतिहासिक गाथा बनी थी। इस गाथा का सुनहरा अतीत आज भी प्रयाग की माटी में अनगढ़ पत्थर गढ़ने का काम करता है। क्रांति की चिंगारी इलाहाबाद ही नहीं, बल्कि इसके आसपास के गांवों में भी फूटी थी। इस चिंगारी को हवा देने का काम चायल क्षेत्र के जागीरदारों और आम जनता ने किया था। क्रांति की शुरुआत होने की जानकारी इलाहाबाद में 12 मई 1857 को आ गई थी। यहाँ इस लड़ाई का नेतृत्व मौलाना लियाकत अली ने किया था। इस खूबसूरत बाग का एक बहुत बड़ा रोल हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी था। ये
बहुत जगह पे इतिहास की पुस्तकों में नहीं मिलेगा आपको। आप में से बहुत लोग उन्होंने नाम सुना होगा मौलवी लियाकत अली साहब का। इलाहाबादी के थे। इलाहाबाद में एक जगह है महगांव, वहाँ के निवासी थे वो। तो मई जून का समय था जब गदर की शुरुआत हो रही थी। अंग्रेज़ी सेना सब तरफ से घेर रही थी। मेरठ में गोलियां चल चुकी थीं, मध्य प्रदेश में गोलियां चल चुकी थीं, और जून में एक अंग्रेज़ अधिकारी कर्नल नील इलाहाबाद आया, और इलाहाबाद के बीच में एक गांव था, कई गांव थे, समदाबाद, रसूलपुर, छीतपुर, फतेहपुर बिछवा। यहाँ जो लोग रहते थे उनको मेवाती कहा जाता था। हम लोग मेवाती बोलते हैं, एक्चुअली उसका जो सही उच्चारण है वह है मेवाती। ये पठान्स थे और ये योद्धा थे। तो एक मेवाती के यहाँ परिवार में मौलवी लियाकत अली साहब ने एक बैठक बुलाई कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हम लोग अपनी आवाज़ कैसे उठाएं। और उसके बाद कर्नल नील आए और फिर बड़ा नरसंहार हुआ। वो बहुत लंबी कहानी है, उस सारी जगह पे जहाँ आज कंपनी बाग बन गया है। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद यहाँ पे एक साहब और थे, व्यापारी थे, उनका नाम था रामचंद्र, जो बड़े देशभक्त थे। उन्होंने भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाई थी। तो रामचंद्र साहब की मुलाकात और मीटिंग जो होती थी मौलवी लियाकत अली साहब के साथ, वो खुसरू बाग में होती थी। और खुसरू बाग ही वो एक ऐसी जगह है, याद रखिए उस ज़माने में इसको बाग सुल्तान खुसरू बोला जाता था। ये बहुत कम लोग जानते हैं ये बात भी। और ये खुसरू बाग के ही परिसर में उन्होंने पहला हरे रंग का झंडा फहराया, और उस झंडा फहराने से उन्होंने सपोर्ट दिखाया कि यहाँ के जितने भी लोकल लोग हैं, इलाहाबाद के निवासी हैं, एक्सक्यूज़ मी, ये सब लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ युद्ध करने के लिए तैयार हैं, म्यूटनी में जुड़ने के लिए तैयार हैं। और वहीं पे उन्होंने ये प्रोक्लेमेशन किया कि साहब हम अंग्रेज़ सरकार को नहीं मानते हैं, हमारे जहाँ पनाह जो हैं वो बहादुर शाह ज़फ़र साहब ही हैं, और हम म्यूटनी में शामिल हो रहे हैं। ये एक बहुत अहम हिस्सा था मौलवी लियाकत अली साहब का, और उससे फिर ये म्यूटनी की फिर कहानी आगे चली जाती है। जंगे आज़ादी के दीवानों का जब भी जिक्र होता है तो क्रांतिकारी मौलाना लियाकत अली का देश के लिए बलिदान खुद ब खुद जहन में ताज़ा हो जाता है। कौशाम्बी के महगांव में जन्मे मौलाना लियाकत अली 1857 की क्रांति में जब शामिल हुए तो उनके काम से प्रभावित होकर क्रांतिकारियों ने इलाहाबाद में क्रांति की कमान उनको ही सौंप दी। अंग्रेजों से लड़ने का उनका ठिकाना खुसरोबाग ही था। लियाकत अली ने उस समय ऐतिहासिक खुसरोबाग को स्वतंत्र इलाहाबाद का मुख्यालय बनाया था, और अंग्रेजी हुकूमत से बगावत की शुरुआत भी इलाहाबाद में बादशाह बहादुर शाह जफर तथा बिरजिस कद्र ने की थी। 6 जून 1857 को कई अंग्रेज सैनिकों ने बागी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। इतना ही नहीं, उस समय इलाहाबाद में 6ठी रेजिमेंट, देशी पलटन और फिरोजपुर रेजिमेंट तथा सिख दस्तों का पड़ाव था। बागियों ने अंग्रेजों के कब्जे से 30 लाख रुपए का खजाना लूटते हुए 7 जून 1857 को कोतवाली में हरा झंडा फहराया था। इलाहाबाद में क्रांति की लड़ाई को दबाने के लिए अंग्रेजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इलाहाबाद से 60 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ जिले से भी सेना भेजी गई थी। उसी समय शमशाबाद में साफी खान मेवाती के घर में एक पंचायत हुई थी। इस पंचायत में तय हुआ कि सैनिक और जनता एक साथ एक ही दिन क्रांति की ज्वाला जलाएं। संग्राम सिंह साहबपुर के थे, पश्चिमी साहबपुर के, और वो वहाँ के राजा थे, और वो बहुत ही अंग्रेज़ों के विरुद्ध रहते थे। और जैसा मैंने बताया कि मेवाती जब यहाँ से भागे, यहाँ अंग्रेज़ों के खिलाफ रिवोल्ट करके, तो उन्होंने शरण दी और उसके लिए संघर्ष किया। संघर्ष करके अंग्रेज़ों ने उन पर चढ़ाई की। उनका बहुत लंबे थे, बहुत ही शक्तिवान थे, उनका सर बहुत बड़ा था, वो सर कलम कर दिया, वो सर गिरा हुआ था उनका फर्श पे, जहाँ पर वो आज बना हुआ है, जो उनका एक
मेमोरियल बना हुआ है बाग में, बगीचे में, गांव में। हम लोगों ने उस पर बहुत शोध किया था और फिर वहाँ के गांव के लोग उनको पूजते हैं। यानी जब भी फसल का दिन आता है तो पहले उन पर फसल चढ़ाते हैं। मौलाना लियाकत अली का सूचना तंत्र इलाहाबाद में काफी मजबूत था। वो अपने भरोसेमंद लोगों की मदद से क्रांति की सभी सूचनाएं इलाहाबाद से दिल्ली दरबार तक पहुंचाते थे। उस समय इलाहाबाद किले में यूरोपीय सिपाही या अधिकारी नहीं थे। 200 सैनिक किले की रक्षा में लगे थे। इलाहाबाद किला अंग्रेजों की शक्ति का मुख्य केंद्र बिंदु था। इसमें अंग्रेज भारी मात्रा में गोला बारूद रखते थे। जब क्रांतिकारियों ने 6 जून 1857 को किले पर आक्रमण कर दिया तो क्रांति का जोश देख सैनिक भी भड़क गए और विद्रोह में शामिल हो गए। अंग्रेज लेफ्टिनेंट अलेक्जेंडर ने देशी पलटन को बागियों पर गोली चलाने का हुक्म दिया, लेकिन सैनिक पहले ही विद्रोह कर चुके थे। उन्होंने क्रांतिकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। कुछ ही देर में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के गोला बारूद खजाने पर कब्जा कर लिया। मेरठ, कानपुर के बाद प्रयागराज में मिली इस पराजय को जीत में बदलने के लिए बनारस से कर्नल नील को भेजा गया, जिसने 11 दिन बाद एक बार फिर प्रयागराज अपने कब्जे में ले लिया। इसके लिए उसने यहाँ के लोगों पर खूब जुल्म किए और क्रांतिकारियों को सरे राह पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। प्रयागराज का बगैर जिक्र किए हुए हमारे देश के इस आज़ादी के आंदोलन का इतिहास पूरा नहीं होगा। बात 1857 की है, जब मंगल पांडे ने आज़ादी का बिगुल फूंका और तत्पश्चात इसी प्रयागराज नगरी में यहाँ पर जो यहाँ के प्रागवाल के लोग थे, पंडित थे, और यहाँ के जो अन्य निवासी थे, वो यहाँ का एक गांव हुआ करता था जहाँ पर आज आज़ाद पार्क है, और एक ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में, वो एल्फ्रेड पार्क था। वो गांव था समदापाद और छीतपुर। और जब आज़ादी की चिंगारी फैली तो प्रयागराज में यहाँ पर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, अंग्रेजी हुकूमत की बातें मानने से इनकार कर दिया और संघर्ष अत्यंत, जिसको कहते हैं, रक्तपात से सनने लग गया। अंग्रेज़ों की फौज, अंग्रेज़ों की सेना इस बात की परवाह नहीं कर रही थी कि औरत हैं कि मर्द हैं, छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं। उन्होंने सबक सिखाने की गरज से एक तरफ से कत्लेआम और गारत शुरू कर दिया। और ये तक रिकॉर्ड है कि 3 घंटे 40 मिनट में 640 लोगों को, न कचहरी, न फरियाद, न सुनवाई, उनको जो उस समय के प्रकाश के खंभे होते थे उन पर, जो नीम का पेड़ था उस पर लटका दिया। और समदाबाद और छीतपुर के इन गाँवों में जो भी नज़र आता था उसको पकड़ कर सीधे उसको फांसी पर लटका देते थे और उन लाशों को निरंतर लटकते रहते देने थे। इस संदर्भ में कर्नल नील की बर्बरता इलाहाबाद में वह जग विख्यात है। इतनी प्रबल निर्भरता, निर्मम निर्भरता मैं कहूँगा, कि अपने रिकॉर्ड में उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो उन्होंने कंपनी को भेजे, प्रेषित किए, उस पर खुद इन्होंने लिखे कि लगभग 6,676 लोगों को यहाँ पर उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। विद्रोह के हीरो रहे मौलवी लियाकत अली को कई साल बाद गिरफ्तार किया जा सका और उन्हें काला पानी की सजा देकर अंडमान जेल में भेज दिया गया था। हालांकि इस शहर में कभी क्रांतिकारी गतिविधियां बंद नहीं हुई और 1930 के बाद एक बार फिर स्वतंत्रता आंदोलन ने तेजी पकड़ी और अंग्रेजों के पैर यहां से उखड़ने लगे थे। और तब से लेकर 15 अगस्त 1947 तक गंगा, जमुना, सरस्वती के बहाव की तरह इस देश में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ इतने आंदोलन हुए
चाहे वो अहिंसक आंदोलन रहे हों या फिर वीर क्रांतिकारियों के द्वारा अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब देने जैसे। हम हिंदुस्तानियों ने मां भारती को अंत में ब्रिटिश हुकूमत के पंजे से आजाद करा लिया। इसमें न जाने कितने वीर सपूत शहीद हो गए। आज हम स्वतंत्र हैं और आज भी खुसरो बाग उसी शान के साथ इस प्रयागराज में खड़ा है और मूक रहकर भी उस स्वतंत्रता की लड़ाई की गवाही दे रहा है।